बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रणधीर था और दूसरे बेटे का नाम बहादुर था और सबसे छोटा प्रताप था। तीनों चांद जैसे सुंदर, पढ़े लिखे और समझदार थे। कोई भी बुरे लोगों की संगत में नहीं जाता था। एक दिन पिता ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, मेरे बेटो, मैं कोई धनवान नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद कुछ जायदाद जरूर बचेगी, पर उससे तुम ज्यादा दिन नहीं चल सकोगे। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। पिताजी, हम आपसे धन नहीं, आपकी दुआ चाहते हैं। बस यही तो सुकून की बात है। मैंने तुम्हें 2 चीजें दी हैं। पहली, तुम्हें तंदुरुस्त बनाया ताकि तुम कुशल योद्धा बनो। दूसरी, तुम्हें किसी चीज से न डरना सिखाया ताकि तुम सच्चे बहादुर बनो। लेकिन अब मैं तुम्हें 3 और बातें समझा रहा हूँ, इन्हें कभी मत भूलना। पहली, ईमानदारी से रहना, तभी चैन से जी सकोगे। दूसरी, डींग मत हाँकना, वरना एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। तीसरी, आलस मत करना, क्योंकि जो आलसी होता है किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। बाकी जिंदगी की समझ तुम खुद हासिल करना मेरे बेटो। पिताजी, आपकी हर बात हमारे लिए हुक्म है। हम कोशिश करेंगे कि कभी आपको शर्मिंदा ना करें। और जब लौटेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जिससे आप गर्व करें। भगवान करे ऐसा ही हो मेरे शेरों। इतना कहते ही सभी लोग बाहर आ गए और पिता बोला, देखो, ये 3 घोड़े तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे थैले खाने पीने की चीजों से भर दिए हैं। पिताजी, क्या हमें सच में अब निकल जाना चाहिए? हाँ बेटा, अब तुम्हारा वक्त है दुनिया देखने का। जब तक आदमी बाहर नहीं निकलता, उसे अपनी ताकत और किस्मत का अंदाजा नहीं होता। जाओ, अपना रास्ता खुद बनाओ। उसके बाद तीनों भाइयों ने हाथ जोड़कर अपने पिता का आशीर्वाद लिया और अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और यात्रा शुरू कर दी। दिन भर चलते रहे, पहाड़ पार किए, मैदान लांघे और बहुत दूर निकल गए। शाम को थककर उन्होंने एक सुनसान जगह पर डेरा डाला, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ा और पिता के दिए खाने से पेट भरा। भोजन करने के कुछ देर बाद बड़े भाई रणधीर ने कहा, ये जगह सुनसान लगती है, हम तीनों एक साथ नहीं सो सकते। सही कहा भैया, कोई एक जागेगा तो बाकी 2 चैन से आराम कर सकेंगे। तो फिर बारी बांट लो। पहले कौन रखेगा पहरा? पहली बारी मैं रखूंगा। तुम दोनों थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। हम तुम पर भरोसा करते हैं बड़े भैया। और अगर कुछ भी अजीब लगे तो हमें जगा देना। जरूर छोटे, चिंता मत करो। अब सो जाओ, सुबह फिर लंबा रास्ता तय करना है। थोड़ी देर बाद 2 भाई नींद में खो गए और सबसे बड़ा रणधीर आग के पास बैठकर चौकसी करने लगा। उसकी आंखों में पिता की बातें गूंज रही थीं। क्या शांत रात है, सब कुछ जैसे सो गया है। पिता कहते थे, नींद में भी योद्धा की आंखें खुली रहनी चाहिए। मेरे साथ इस तलवार ने कितने अभ्यास देखे हैं। वह कुछ देर तलवार से खेलता रहा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी धरती नींद में डूबी हो। अचानक जंगल की तरफ से सरसराहट हुई, पहले हल्की फिर तेज, जैसे कोई भारी जानवर झाड़ियों को चीरता हुआ निकल रहा हो। ये कैसी आवाज? कोई जानवर है क्या? जहाँ तीनों भाई रुके थे, वहाँ से कुछ ही दूर एक शेर की मांद थी। आदमी की गंध पाकर शेर बाहर निकल आया। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। शेर, अच्छा है, भाइयों की नींद ना टूटे। इसे अकेले ही संभालना होगा। वह तलवार कसकर पकड़ता है और एक ओर भागता है ताकि शोर भाइयों तक न पहुंचे। शेर उसके पीछे झपटा। आजा जानवर, देखता हूँ कितनी ताकत है तेरे भीतर। शेर झपटता है। रणधीर बाएं हटकर तलवार घुमाता है। एक तेज वार में शेर का बायां पंजा कट गया
इतना ही जोश है, अब खत्म कर ही दूं तुझे। वह दाएं हटा और शेर के दूसरे पंजे पर वार किया। खून की धार बह निकली। तलवार शेर के सिर पर गिरी। भारी आवाज हुई और शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह शेर की पीठ पर बैठता है, उसकी खाल की एक पट्टी काटता है और उसे लेकर वो अपने भाइयों के पास लौट गया। कुछ देर बाद उसकी बारी खत्म हुई और वो बहादुर को जगाने लगा। बहादुर, अब तेरी बारी है पहरे की। बहादुर उठकर बैठ गया। हाँ भैया, अब तुम आराम करो। रात का बाकी हिस्सा शांत बीता। किसी घटना ने उन्हें परेशान नहीं किया। फिर बारी आई प्रताप की। छोटे, उठो, अब तुम्हारी बारी है। सुबह होने तक जागे रहना। ठीक है भैया, तुम आराम करो, मैं रखवाली कर लूंगा। उसके बाद बहादुर सो गया और प्रताप रखवाली करने लगा। और कुछ देर बाद सुबह हुआ। सुबह उठकर तीनों भाई फिर सफर पर चल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए और शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। ये जगह तो बहुत सुंदर है, यही रुकते हैं। उसके बाद इस बार पहले बहादुर पहरा दे रहा था और उसके दोनों भाई सो रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वे लोग ठहरे थे, उस पेड़ में एक गुफा थी। उसी में सांपों का राजा अजगर सुल्तान रहता है। तभी दूर जंगल की ओर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? हवा नहीं, कुछ और है। हे भगवान, ये तो सांपों का राजा है, अजगर सुल्तान। भाइयों को जगाना ठीक नहीं, मैं ही इसका सामना करता हूँ। इतना कहकर बहादुर आगे चल देता है और अजगर भी उसके पीछे भागता है। आजा, देख बहादुरी किसे कहते हैं। कौन है तू जो मुझे ललकार रहा है? जो बुराई के आगे नहीं झुकता, मैं बहादुर। उसके बाद अजगर जैसे ही बहादुर पर वार करने के लिए झपटा, वैसे ही बहादुर ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दिया। तभी अजगर वही ढेर हो गया। सो जा पिशाच, और अब किसी को न डराना। उसके बाद बहादुर ने उसके खाल से एक पट्टी काटकर हाथ में लेकर अपने भाइयों के पास चला आया। उसके बाद रणधीर नींद में बोला, सब सही है ना बहादुर? हाँ, सब ठीक है भाई, सो जाओ, बस हवा थोड़ी तेज थी। और इसी तरह कुछ देर के बाद रात बीती। सुबह तीनों भाई फिर सफर पर चल पड़े। शाम होते होते वे एक अकेली पहाड़ी के पास पहुंचे। यही डेरा डालो, ये जगह रुकने के लिए सही लग रहा है। मैं पहरा दूंगा आज रात, तुम दोनों चैन से सो जाना। उसके बाद इस बार प्रताप पहरा दे रहा था और दोनों भाई आराम से सो गए। तभी उसे पहाड़ के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है। वो दिया टिमटिमा रहा है, कोई घर होगा। चलकर देखता हूँ, आखिर क्या है वहाँ। उसके बाद वो उस रोशनी के पास चल देता है। प्रताप घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर से रोशनी आ रही थी और वहाँ 3 लोग थे। तभी वो बोला, चोरों का अड्डा है ये, इन्हें छोड़ना ठीक नहीं। अगर मैं इन्हें बेवकूफ बनाकर अंदर चला जाऊं तो अंदर से कुछ कर सकता हूं। वह दरवाजा खोलता है। सारे चोर चौंक जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। कौन है तू? रात के वक्त यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? उस्ताद, मैं दूर शहर से आया हूँ। बहुत दिनों से किसी गिरोह में शामिल होना चाहता था। आपके नाम की चर्चा सुनी तो चला आया। मैं सेंध लगाना, टोह लेना सब जानता हूँ, मुझे अपने साथ रख लीजिए। छोटा है पर बातों में दम है। ठीक है, बैठ जा, देखते हैं तू क्या कर सकता है। आभार उस्ताद। आज बड़ी शिकार की रात है। हाँ, आज राजा का खजाना हमारा होगा। राजा का खजाना?
सच में? हाँ, और तू भी चलेगा हमारे साथ। देखेगा असली काम कैसा होता है। जैसा हुक्म उस्ताद। कुछ देर बाद सभी चोर राजा का खजाना लूटने के लिए उसके महल की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वे महल के बाग के पास पहुंचते हैं। उसके बाद सरदार बोला, सुनो सब, पहले प्रताप दीवार फांद कर जाएगा और देखेगा कि पहरेदार सोए हैं या नहीं, फिर हम सब अंदर आएंगे। ठीक है उस्ताद, मैं जाता हूँ। उस्ताद थोड़ी मदद दीजिए, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। चोरों ने मिलकर उसे दीवार पर चढ़ाया। प्रताप ने दीवार के उस पार झांका। सब सोए हैं, अब सही वक्त है। इतना कहते ही वो दीवार के उस पार चल गया और धीरे से चलता हुआ एक घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचा। और उसे दीवार के पास खींच लाया। और उस पर चढ़कर बोला, मौका बहुत अच्छा है, सब लोग बारी बारी से दीवार के इस पार आ जाओ। पहले तू जा रहमान, देख नीचे प्रताप खड़ा है। रहमान दीवार के इस पार आ ही रहा था, तभी प्रताप ने अपने तलवार से उसका सिर कलम कर दिया। उसके बाद दूसरा चोर ऊपर चढ़ा। रहमान कहाँ गया? आवाज क्यों नहीं दे रहा? उतरो, नीचे जगह खाली है। नीचे है, उतर आओ। ऐसे ही प्रताप ने एक एक करके सभी चोरों का सिर कलम कर दिया। ये तुम लोगों की सजा है, दूसरे की रात की नींद और दिन का चैन छीनने की। वह महल के अंदर दाखिल होता है। पहरेदार गहरी नींद में है। प्रताप चुपचाप भीतर के कक्ष की ओर बढ़ता है। 3 दरवाजों वाला एक विशाल कक्ष सामने था। 2 दासियां पहरा दे रही थी, मगर सबकी आंखें नींद से भारी थी। प्रताप ने पहला दरवाजा खोला। भीतर एक सुंदर कक्ष था। दीवारों पर रेशमी पर्दे, चांदी का पलंग और उस पर सोई राजकुमारी चंद्रिका जैसी सुंदरी। ऐसी सुंदरता जैसे चांद उतर आया हो जमीन पर। वह धीरे से आगे बढ़ा, उसके हाथ से सोने की अंगूठी उतारी और जेब में रख ली। क्षमा करना रानी, तुम्हें छूने की नहीं, पहचान लेने की जरूरत थी। उसके बाद वह बाहर निकलकर दूसरा दरवाजा खोलता है। यह कमरा पहले से भी अधिक भव्य था। पर्दों पर रंग बिरंगी चिड़ियों की कढ़ाई और बीच में सोई हुई राजकुमारी वैदेही, जिसके सौंदर्य पर चांद और सूरज भी झगड़ते थे। वाह, अगर सुंदरता का दूसरा नाम होता तो यही होता। उसके बाद वह चुपचाप उसका कंगन उतारता है और सावधानी से जेब में रख लेता है। अब तीसरा कमरा देखना चाहिए, शायद वही असली मंजिल हो। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तीसरे कक्ष की शोभा तो अद्भुत थी। गहरे लाल रेशमी पर्दे, चांदी के स्तंभ और बीचों बीच एक ऐसी सुंदरी जो तारों की रानी को भी लजा दे। प्रताप धीरे से आगे बढ़ा, झुककर राजकुमारी देवांगी के कान से सोने की बाली उतारी। राजकुमारी, मुझे तुम्हारा कोई गहना नहीं चाहिए, बस ये निशानी मेरी किस्मत की राह बनेगी। उसके बाद वह बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकलता है। प्रताप ने महल से बाहर निकलकर दीवार पार की, अपने घोड़े पर सवार हुआ और चांदनी रात में गायब हो गया। और कुछ देर बाद वो अपने भाइयों के पास लौट आया।